हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मंजीत सिंह चैनल पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज फ्रेंड आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं कि जो करंट अफेयर को लेकर के एक नया इशू बना है अभी हाल ही में, जहां से प्रश्न अब से बनना स्टार्ट बनते रहे हैं। पीछे भी प्रश्न आए हैं यहाँ से, लेकिन अभी कहते नहीं, हाल हमेशा परीक्षा का ट्रेंड बदलता रहता है। जैसे बीच में ट्रेंड आया, जीआई टैग पूछा जाने लगा, काफ़ी दिनों तक ट्रेंड दिवस पूछा जा रहा था, फिर ट्रेंड थोड़ा सा बदला, दिवस की जगह उसकी थीम पूछी जाने लगी। तो उसी तरीके से भी हाल ही में फ्रेंड्स, जो भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि किन किन लक्ष्यों की पूर्ति कब तक करनी है, इनको लेकर हमारे एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न हर एग्जाम में आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखने में को मिला कि खंड शिक्षा अधिकारी में भी प्रश्न इसको लेकर के आया कि भारत कब तक $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए, जो मुझे यूट्यूब पे भी बहुत कम देखने को मिलता है। बच्चे भी एक जगह कहीं किसी मैगजीन में या किसी जगह एक जगह ये मिल नहीं पाते कि सारे कई लक्ष्यों को, जो महत्वपूर्ण 10-12 लक्ष्य हैं, उसे याद रख पाए। तो मैंने आज की क्लास में जितने भी 2020 में अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण लक्ष्यों का जो निर्धारण किया गया है, उन सारे लक्ष्यों को हमने कवर करने का प्रयास किया है, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कॉन्सेप्ट लेवल पे बात भी आपसे हम करेंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपके कई एग्जाम में आ भी चुका है फ्रेंड्स। पहला प्रश्न आपका है कि सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, डिबेट में भी कई बार इस बातों को सुना है, और चुनावी भाषण में इस बार भी इसकी बात की जाती है। प्रश्न पूछा गया है, सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो हमने ख्वाब देखा है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाला, जर्मनी को पीछे भी छोड़ने का जो ख्वाब देखा है, अगर इस ख्वाब की पूर्ति हमें करनी है तो कहीं ना कहीं हमें किसानों की आय को दुगनी करनी ही पड़ेगी फ्रेंड। जब तक हम किसानों की आय को दुगनी नहीं करेंगे, शायद हम उतने ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बनने में थोड़ा असुविधा होगी। तो भारत ने जो ये लक्ष्य रखा है कि सरकार किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है, 2022 तक फ्रेंड्स। एकदम इसे कंठस्थ कर लीजिए, ये आने वाले किसी न किसी एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा, जब तक, जो कि अब तक ये 3 से 4 बार आपके किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है फ्रेंड। तो सरकार 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखी है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सरकार ने अभियान चलाया है, एक टैग लाइन इसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। हाल ही में सरकार ने अभियान टीबी हारेगा देश जीतेगा के अंतर्गत किस वर्ष तक टीबी को भारत से पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आना है। टीबी हारेगा और भारत जीतेगा, और अर्थात टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह भारत के द्वारा कब तक रखा गया है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा 2025 तक। लेकिन यहीं पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि भारत सरकार के द्वारा भारत से पूर्णतः टीबी को मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आएगा, तो मैं यहीं पर रिलेट कर दे रहा हूं 2030 तक। कब तक फ्रेंड? 2030 तक यूएन ने यह लक्ष्य रखा है कि पूरी दुनिया से टीबी को हराया जाएगा। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर भारत से टीबी को मुक्त करने की बात की जाएगी तो भारत ने यह लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है कि पूरी दुनिया को कब तक टीबी से मुक्त किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 2030 तक। एकदम क्लियर हो रहा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखिएगा 2024 तक। कब तक फ्रेंड्स? 2024 तक ये करने का लक्ष्य रखा है। और आपको जैसा कि पता है, वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री हैं वह कौन है फ्रेंड्स? वह पीयूष गोयल हैं। और यहीं से एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता है, मैं उसका डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो प्रथम रेल मंत्री जो थे फ्रेंड्स अंतरिम सरकार के, वो जॉन मथाई थे। कौन थे?
जान मथाई थे, इन्हें भी आप याद रखिएगा। और वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वह विनोद कुमार यादव हैं, इससे पहले अश्विनी लोहानी थे। तो इन प्रश्नों का भी रेल की प्रश्न आया था, रेल के निर्धारित लक्ष्य थे, इसलिए मैंने इसका भी डिस्कस कर दिया कि अगर कहीं सामान्य ज्ञान में यदि प्रश्न पूछा भी जाए कि प्रथम रेल मंत्री कौन रहे, तो जान मथाई। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, विनोद कुमार यादव। इससे पहले कौन थे, अश्विनी लोहानी थे। और भारत ने सभी ट्रेनों को विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य रखा है वह 2024 तक रखा है। उम्मीद करते हैं अब यहाँ से अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो बड़ी आसानी के साथ आप आंसर लगाकर आएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हर घर नल हर घर जल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सरकार ने किस वर्ष तक हर घर में पानी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार ये चाहती है प्रत्येक घरों में नलों के द्वारा शुद्ध पानी को पहुंच किया जाए, हर घर में पानी पहुंचाया जा सके। किसके द्वारा, हैंडपंप के द्वारा नहीं, कुओं के द्वारा नहीं, समरसेबल के द्वारा नहीं, नलों के द्वारा प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी की उपलब्धता कराई जाए। और इसका जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, इसे पूरा करने का लक्ष्य 2024 तक रखा है। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी एक क्वेश्चन अनावश्यक रूप से नहीं रखा है, उन्हीं सारे प्रश्नों को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे भी हैं जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में आ भी चुके हैं, जैसे कि पहला प्रश्न भी आ चुका है और आपका ये चौथा प्रश्न, ये जो जल हर घर में जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा 2024 तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स, तो याद तो करना पड़ेगा, 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। पढ़ने के बाद सप्ताह में फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि सर ने बताया था किसानों की आय कब तक दुगनी करनी है, विद्युतीकरण को कब तक पूरा करना है, हर घर में जल कब तक पहुंचाना है। आप रास्ते में रहिए, खाना बनाते रहिए, कोई भी वर्क करते रहिए, खुद से सवाल करिए और जवाब मांगिए। जवाब मिलता है तो अच्छा, नहीं मिलता है फिर से नोट्स को उठाइए और देखिए। अगर फिर से नोट्स को उठा के आपने उसी वक्त देखा तो चाहे उसके बाद 1 महीने बाद रिकॉल करेंगे, वो जवाब आपको मिलेगा जिस क्वेश्चनों का जवाब उस समय आप भूले थे जब आप रिमाइंड कर रहे थे। ये तरीका है पढ़ने का। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो करंट अफेयर जो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और करंट अफेयर के तहत किसी भी एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी की एग्जाम अभी हुआ, एक अच्छा पेपर बनाया गया, बहुत सारे सीनियर्स उसमें एग्जाम दिए, लेकिन सबका मानना क्या है, अगर करंट सही हो गया तो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी जीएस के प्रश्न सही हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल है तो पढ़े जा रहे हैं। पिछले 7 से 8 साल में बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हैं उसे पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, उन प्रश्नों में गलतियां नहीं होती फ्रेंड्स। लेकिन करंट में हल्का सा हम एग्जाम से पहले चूक गए, अब पिछले 1 से 1.5 साल में हम करंट अफेयर से टच में नहीं हैं तो हमें क्वेश्चन भूलते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, करंट अफेयर को तैयार करने के लिए एग्जाम के 10 दिन पहले से करंट अफेयर के तैयार नहीं होगा। आप उसके 50% ही क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन करंट अफेयर पे आप रेगुलर अपनी पकड़ बनाना है तो रेगुलर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे का समय उसके लिए देना पड़ेगा, तब आप करंट अफेयर पे एक मजबूत पकड़ बना पाएंगे। तो बजट 2020-21 के अनुसार सरकार ने कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो 150 ट्रेन चलाने की घोषणा की है फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा जो पहली अभी तक 3 प्राइवेट ट्रेन चलाई भी जा चुकी हैं। जो पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई उसका नाम है तेजस 1, और ये तेजस 1 कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये लखनऊ से नई दिल्ली तक चलाई गई थी। कहाँ से, लखनऊ से नई दिल्ली तक चलाई गई थी। और उसके बाद तेजस 2, दूसरी प्राइवेट ट्रेन कौन है फ्रेंड्स, तेजस 2 है, और ये चलाई गई थी अहमदाबाद से मुंबई तक, मतलब कि गुजरात से महाराष्ट्र के बीच, अहमदाबाद शहर से मुंबई के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी तेजस 2। जबकि तेजस 1 को चलाया गया था लखनऊ से नई दिल्ली के बीच। और जो तीसरी ट्रेन थी उसका नाम है काशी महाकाल। क्या नाम है फ्रेंड्स, काशी महाकाल। और काशी महाकाल को कहां से कहां के मध्य चलाया गया था, तो वाराणसी से इंदौर के मध्य। कहां के मध्य, वाराणसी से इंदौर के मध्य इस ट्रेन को चलाया गया था। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैंने सारी बातें बता दी कि भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2020-21 के बजट में कि 150 प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा, उसमें से 3 प्राइवेट ट्रेनों की शुरुआत हुई, तेजस 1, तेजस 2 और काशी महाकाल। तेजस 1 को
लखनऊ से नई दिल्ली के मध्य चलाया गया। तेजस 2 को आपको अहमदाबाद और मुंबई के मध्य चलाया गया। और जो तीसरी ट्रेन है काशी महाकाल, इसे वाराणसी से इंदौर के मध्य चलाया गया। अगर यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं तो उन सारे प्रश्नों को आसानी के साथ आप टैकल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सरकार ने 2024 तक कितने नए हवाई अड्डे भारत में विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो बहुत ही आसान, एकदम राउंड फिगर में याद रखिएगा, 100 हवाई अड्डे भारत में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मई 2020 तक किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि मई 2020 तक किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो महाराष्ट्र ने रखा है। किसने रखा है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार किस वित्तीय वर्ष तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है? 5 ट्रिलियन, यही वह एक प्रश्न है फ्रेंड्स जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में अभी आया, जो कुछ दिन पहले अभी संपन्न हुआ। प्रश्न पूछा गया कि भारत कब तक $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएगा, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 तक। कब तक फ्रेंड्स? वित्तीय वर्ष 2024-25 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत $5 ट्रिलियन वाला देश बन जाएगा। और वर्तमान में भारत की जो इकोनॉमी है, अप्रॉक्स में मैं आपको बता रहा हूं $2.95 ट्रिलियन है। कितना है? $2.95 ट्रिलियन वर्तमान में भारत की इकोनॉमी है। और ये लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष तक हम दुनिया की जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएंगे और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को हम प्राप्त भी कर लेंगे, इकोनॉमी वाला कंट्री बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी और भी बनेगा जो आगे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार ने किस वर्ष तक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरकार ने किस वर्ष तक सभी को घर, हाउसिंग फॉर ऑल, उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो 3 एक साथ याद हो जाएंगे। किसानों की आय को दुगना करने का भी लक्ष्य 2022 तक, प्रत्येक व्यक्ति को घर, एक आवास देने का लक्ष्य, ये भी 2022 तक। इतना ही नहीं, प्रत्येक घरों तक बिजली को जो पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है, वो भी 2022 तक रखा गया है। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सरकार ने किस वर्ष तक सभी को घर, हाउसिंग फॉर ऑल, उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक रखा है। और 2022 तक ही प्रत्येक घरों में विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य रखा है। और 2022 तक ही किसानों की आय को दुगना करने का भी लक्ष्य रखा है। लेकिन हर घर में जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है वह 2024 तक रखा गया है। जो प्रत्येक ट्रेनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है वो भी 2024 तक रखा गया है। और टीबी को हराने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। और जो हर घर में, आपको मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन बताया कि 5 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था वाला देश कब बनेगा, वह वित्तीय वर्ष 2024-25 तक। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स सारे टॉपिक? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स? 2024 तक। मानवीय बेस कैंप मतलब अमेरिका चांद पर व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करेगा। तो आपका सवाल होगा, सर ये काम तो बहुत पहले हो चुका है, चांद पर व्यक्ति तो बहुत पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन अमेरिका यहाँ एक पर्यटक के रूप में लोगों को वहाँ पर्यटक के रूप में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है। और यह लक्ष्य कब तक रखा है कि 2024 तक वहाँ अपना एक बेस कैंप स्थापित करने की योजना बना रहा है। कौन? नासा, जो कि अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अभी हमने बात की थी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, $5 ट्रिलियन वाला कब भारत बनेगा, ये लक्ष्य कब प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा? तो 2026 तक। कब तक फ्रेंड्स? 2026 तक। सवाल उठता है, सर अगर 2026 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा और जर्मनी को पीछे छोड़कर, तो वर्तमान में जो 3 और बचे वह कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अमेरिका नंबर 1 पर है,
तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात की क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी कि सर वर्तमान में अमेरिका कितनी ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ध्यान रखिएगा 21 ट्रिलियन डॉलर, कितना 21 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था वाला कंट्री हमारा अमेरिका है। और दूसरे नंबर पर जो इसमें है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखिएगा अमेरिका, इसमें चाइना है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 14.95 ट्रिलियन डॉलर है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा गैप है भारत और अमेरिका की इकोनॉमी में। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आपका चाइना है और थर्ड नंबर पर जापान है जिसकी 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। और चौथे नंबर पर जर्मनी है जिसे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो इन सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी याद रखिएगा। प्रश्न आपके यहाँ से भी बन सकते हैं कि भारत 2026 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और वर्तमान में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। वर्तमान में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर की है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो चाहे जैसे पूछा जाए, पूरे कॉन्सेप्ट लेवल पर मैंने आपसे बात कर ली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना किस दिन से पूरे देश में लागू होगी? तो जून 2020 से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। वन नेशन वन राशन कार्ड, यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में खूब बनते हैं फ्रेंड्स। जैसे अभी तक की जो व्यवस्था थी, जितने भी बीपीएल फैमिली हैं, परिवार हैं, जितने भी एपीएल परिवार हैं, जितने भी मतलब अंत्योदय परिवार, उनको अपने एरिया में, अपने ब्लॉक के अंतर्गत, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में किसी एक निश्चित दुकान से राशन प्राप्त होता था। तो इससे दो समस्याएं आती थी। पहली बात, उस राशन की वजह से बहुत सारे मजदूर अन्य जगहों पर जाकर काम करना चाहते थे, लेकिन उस बात का उनको डर बना रहता था, कम से कम हम अपने घर पे हैं तो हमें अपने कोटे की दुकान से कुछ राशन प्राप्त होते हैं। यदि अपनी हम रोजगार की तलाश में किसी अन्य राज्यों में जाते हैं या किसी अन्य जगहों पर जाते हैं, तो कहीं ऐसी स्थितियां हमारे सामने ना आ जाए, हमारे हाथ से ये राशन भी जाएगा और वहां पहुंचकर हम अपने खाने की तलाश किस प्रकार से करेंगे, अपनी रोजी रोटी का तलाश कैसे करेंगे, अपनी जीविका का तलाश कैसे करेंगे। इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए भारत सरकार ने योजना चलाई, वन नेशन वन राशन कार्ड। सवाल उठता है कि इसके बाद क्या सुविधा मिलेगी हमारे उन मजदूर भाइयों को या किसी भी व्यक्ति को? तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत यदि आपने अपने राशन कार्ड को बनाने के पश्चात उसे आधार कार्ड से लिंक करा लिया, तो पूरे भारत के किसी भी जगह आप उस राशन कार्ड के माध्यम से आपके निकटतम जो राशन की दुकान होगी वहां से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर यहाँ पर एक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुंबई में रहकर राशन प्राप्त करे और वहां से ट्रेन में बैठे 24 घंटे के भीतर यूपी आए और अपने घर के बगल राशन की दुकान से पुनः राशन की मांग करे, तो इससे सरकार का बहुत घाटा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब वह आधार कार्ड से एक बार लिंक हो जाएगा तो पूरे भारत में कहीं भी आप एक बार जब उस राशन कार्ड से एक बार राशन प्राप्त कर लेंगे, दोबारा उसकी एंट्री कहीं भी की जाएगी, वो तुरंत शो कर देगा कि आपने इस राशन कार्ड से फला जगह फला कोटे की दुकान पर आपने राशन प्राप्त कर लिया गया है, अतः आपको राशन नहीं मिल सकता। इसीलिए उसे आधार कार्ड से लिंक भी कराया जा रहा है और यही हमारे डिजिटलीकरण का फायदा भी होगा फ्रेंड। इस प्रकार से मजदूरों में इस बात का प्रोत्साहन भी होगा, उनको सुरक्षा भी प्राप्त होगी कि अपने घर को छोड़ करके कहीं भी जाकर वो अपने रोजगार को प्राप्त करें। उनके खाने की व्यवस्था सरकार खुद करेगी, कहीं भी रहेंगे उनको राशन कार्ड के माध्यम से राशन को मुहैया कराया जाएगा। एकदम क्लियर हो रहा फ्रेंड्स। और ये लक्ष्य जून 2020 को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, जबकि उससे पहले रामविलास पासवान ने अपने ट्वीट पर यह बात बताई थी कि 17 राज्यों में अभी भी इसे लागू कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ड्यूस बैंक के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था 60 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी? 5 ट्रिलियन का लक्ष्य तो भारत ने खुद रखा 2024-25 तक। अब यहां पे ड्यूस बैंक के अनुसार यह बताया गया है, उसका यह अनुमान है कि भारत किस वित्तीय वर्ष तक या किस वर्ष तक दुनिया की 60 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो 2030 तक। कब तक फ्रेंड्स? 2030 तक। क्या 2030 के नाम पे कोई प्रश्न आपके दिमाग में कौन रहा है? मैंने एक प्रश्न बताया था आपको कि यूएन के द्वारा जो घोषणा की गई है पूरी दुनिया से टीबी को कब से भगाया जाएगा, कब हराया जाएगा, पूरी दुनिया से टीबी को कब मुक्त किया जाएगा, वह यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वह लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। इस तरीके से प्रश्नों को आप रिलेट करने की आदत बनाइए फ्रेंड्स, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। और आज का अंतिम प्रश्न फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही सीमित तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है।
बहुत ज़्यादा मैंने आपको कंटेंट देने का प्रयास नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट फैक्ट और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया है, ताकि चीज़ों को आप समझ भी सकें और उस फैक्ट को याद भी कर सकें, ताकि आने वाले एग्जाम में सारे प्रश्नों को आप सही करके आप क्वेश्चन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। 2019 में आयोजित UNCCD COP14 में सभी सदस्य देशों ने किस वर्ष तक भूमि की गिरती उर्वरता को रोककर उसके तटस्थ बनाने का लक्ष्य रखा है? आपको पता है फ्रेंड्स, पाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक ये स्थितियां रही हैं कि मानव कृषि का कार्य करता था और कृषि कार्य करने के पश्चात जब एक जगह की उर्वरता धीरे धीरे कमजोर हो जाती थी फसलों का उत्पादन करते करते, तो उस स्थान को छोड़कर अन्य जंगलों की कटाई करता था और वहां पर फिर से कृषि कार्य करने का प्रयास करता था। लेकिन आज हमारी कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे सीमित हुई, धीरे धीरे वो कम भी हो रही है। तो एक ही जगह पे हमें निरंतर क्या करना होता है, कृषि कार्य करने होते हैं और बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें लगातार अच्छे उत्पादन तो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी उर्वरक शक्ति कमजोर होती है। और उर्वरक शक्ति अगर भारत की कमजोर हुई, पैदावार कम हुई और दूसरी ओर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो आने वाले समय में हमें खाद्यान्न की समस्या हो सकती है। और इसी समस्या का निदान करने के लिए, क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि हमारे आने वाले समय में हमारी जनसंख्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है वह लगातार कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे नए आवासों का निर्माण हो रहा है। इससे हमारी कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। अगर हमने अपनी उर्वरक शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में हमारे भारत को खाद्यान्न की समस्या फिर से हो सकती है, जो 1951 और 52 में थी। इसी समस्या का निदान करने के लिए भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम अपने किसान खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य थे, सारे प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस किया। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक पूरे अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है वहाँ तक इसे पहुँचाइए, ताकि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।